बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पढ़ने लगे हैं। ये हम एसडीओ की पोस्ट के हवाले से पढ़ रहे हैं और 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये 7 दिसंबर 1967 को बना था। इसके अंदर 15 चैप्टर्स हैं और इन 15 चैप्टर्स के अंदर 184 आर्टिकल्स सेक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। इनको हम एक से लेकर एंड तक 184 तक पढ़ेंगे और आज के दिन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 से लेकर 50 तक को डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी का है, इब्तदाइये का है और इसमें पहला सेक्शन जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का है कि इसका टाइटल क्या है, ये कहाँ कहाँ लागू होता है और ये कब लागू होता है। जहाँ पे जो बोल्ड वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं और जो मैंने ये ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए हैं ये आर्टिकल्स हैं और चैप्टर्स को मैंने येलो के साथ हाईलाइट किया हुआ। ये सारे सेक्शंस आपको इस पीडीएफ में नज़र आ रहे हैं। आप साथ साथ वो आर्टिकल निकाल लें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें से, वो साथ साथ पढ़ें तो आप इधर से भी पढ़ेंगे, इधर से आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा और फिर वो वर्डिंग भी आपको समझ आना मुश्किल नहीं रहेगी बिल्कुल भी। यहाँ आपको चीज़ें बड़ी आसान करके समझाई गई हैं। अच्छा जी, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इसका नाम है और ये पूरे पंजाब पे लागू होता है सिवाय ट्राइबल एरियाज़ के। ट्राइबल एरियाज़ में ये लागू नहीं होता, बाकी हर जगह पे लागू होता है। अब ये कब लागू होता है? जब गवर्नमेंट किसी एक नोटिफिकेशन के थ्रू इसको जारी करेगी, जब जारी करेगी और जिस जगह जारी करेगी तो ये लागू हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा जी, कुछ ये भी होता है कि कुछ एरियाज़ जो हैं उनको इसकी कुछ प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है कि कुछ इस एक्ट की प्रोविजंस कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में लागू नहीं होती, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यूज है। और जब इन एरियाज़ को एक्सक्लूड किया जाता है तो गवर्नमेंट उन एरियाज़ के लिए कुछ टेम्परेरी रूल्स बनाती है। ये जो रूल्स हैं ये हमेशा एक्ट के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये मेंशन करेगी कि ये रूल्स कब तक नाफज रहेंगे। जब तक ये रूल्स नाफज रहेंगे तब तक यहाँ पे वो वाला एक्ट लागू नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लैंड्स को, पूरी लैंड को इस एक्ट के लागू होने से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक टाउन पे, विलेज पे ये एक्ट लागू नहीं होता। अब ये काम करता कौन है? ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, लेकिन उसका सुपरविजन में कलेक्टर ये सब कुछ सरंजाम देता है। कलेक्टर क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि कौन से टाउन या विलेज इस एरिया में शामिल हैं और उन टाउन या विलेज या उस स्टेट की वो बाउंड्रीज़ को फिक्स कर सकता है कलेक्टर जो है। और इसके अलावा जब कलेक्टर ये सारे काम करेगा तो कलेक्टर पे लाजम है कि वो वहाँ पे मौजूद जो लैंड ओनर्स हैं उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करें। ठीक हो गया। इसके बाद सेक्शन 4 आ जाता है जिसमें हम डेफिनेशंस को देखते हैं। यहाँ सिंपल डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में जो एमसीक्यूज़ बनता जाएगा उसको मैं सिर्फ हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत भी नहीं है, आपने एमसीक्यूज़ आपके सारे कवर होते जाएंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर ईयर का आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर ईयर के बारे में याद रखें कि ये 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और ये डेट कौन सेट करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेट करता है। इसके अलावा एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होते हैं? एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यूज़ वो बकाया जात होते हैं जो ड्यू डेट गुजरने के बाद किसी शख्स ने जमा नहीं करवाए, उनको क्या बोलते हैं? एरियर्स ऑफ लैंड बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद असेसमेंट सर्कल होता है। असेसमेंट जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि किसी एक लैंड पे कितना लैंड रेवेन्यू बनेगा उसका अंदाज़ा लगाना असेसमेंट कहलाता है। और जिस एरिया या जिस ग्रुप ऑफ एरियाज़ का ये अंदाज़ा लगाया जाता है उसको असेसमेंट सर्कल बोलते हैं। सिमिलर स्टेट्स का एक ग्रुप होता है एक्चुअली, ठीक है, जिनकी असेसमेंट का अंदाज़ा लगाया जाता है और उनके लिए लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्चुअली रेवेन्यू अथॉरिटी है जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर होती है। इसके अलावा बाउंड्री मार्क्स एक्चुअली वो वाले मार्क्स या सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू एक ज़मीन को दूसरी ज़मीन से अलग किया जाता है। ये स्टोन्स की शक्ल में हो सकते हैं, रिजिस हो सकती हैं, हेजिस हो सकती हैं।
इसके बाद डिफ़ाल्टर का उर्दू में मतलब है फ्रॉडिया, मतलब वो शख्स जो लैंड रेवेन्यू नहीं देता और किसी तरह से स्केप करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिफ़ाल्टर बोलेंगे। ठीक है, ड्यू डेट गुजर चुकी है। इसके बाद इनकम्बरेंसेस आ जाता है कि कोई ज़मीन है उस पर लैंड रेवेन्यू अभी बकाया है, उसने नहीं दिए, या किसी ने किसी ज़मीन खरीदी है उसको पैसे नहीं दिए, वो वाला क्लेम, वो वाला चार्ज, कोई भी इस तरह की लाइबिलिटी जो उस ज़मीन के ऊपर होगी, उनको क्या बोलेंगे? इनकम्बरेंसेस बोलेंगे। इसके बाद आ जाता है स्टेट। स्टेट क्या है? एक डिफाइंड एरिया है, एक डिफाइंड एरिया है जहाँ पे ये रूल्स लागू हो, ठीक हो गया, जहाँ पे स्पेसिफिक असेसमेंट की जाएगी। जो एक स्टेट होती है उसका स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, उसकी सेपरेट असेसमेंट होती है। ठीक है, अब कौन सा जो एक स्टेट है उसके अंदर ये सेपरेट असेसमेंट टीटीसी कौन लागू करेगा? वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। इसके अलावा होल्डिंग है। अच्छा जी, यहाँ तक एक बात सुन लें कि अगर इसकी किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे इस नंबर पे रब्ता करें, उसको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये वाला जो नंबर है इस पर रब्ता कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, इसके बाद इरीगेटेड लैंड। इरीगेटेड लैंड वो वाली लैंड होती है जिसकी आपाशी हो रही हो। आपाशी का मतलब इरीगेशन हो रही हो, वहाँ पे कैनाल हो या ट्यूबवेल लगे हों या कुएँ हो या कोई और आर्टिफिशियल सोर्स हो जो उस ज़मीन को इरीगेट कर रहे हो, उसको इरीगेटेड लैंड बोलते हैं। इसके बाद लैंड ओनर है, लैंड लॉर्ड है। लैंड लॉर्ड वो शख्स होता है जिसकी सरकर्दगी में कोई टेनेंट ज़मीन पर काम कर रहा है, उसने मालिक एक्चुअली लैंड लॉर्ड है, उसने ज़मीन ठेके पे किसी टेनेंट को दी हुई है, ठेकेदार को दी हुई है। इसी तरह एक लैंड ऑनर होता है। लैंड ऑनर वो होता है जो किसी भी ज़मीन में उगने वाली फसल या कोई भी प्रॉफिट किसी भी ज़मीन से आ रहा है उसका मालिक होता है, उसको हासिल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लैंड ओनर बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद लैंड रेवेन्यू होता है। लैंड रेवेन्यू क्या होता है? लैंड रेवेन्यू का मैं बता चुका हूँ कि कोई भी ज़मीन के ऊपर जो टैक्स असेट्स किया जाता है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है, उसको लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। इसके अलावा नेट एसेट्स होते हैं। नेट एसेट्स का मतलब है किसी भी लैंड से जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट होता है उसको हम नेट एसेट बोलते हैं। इसके अलावा पटवारी। पटवारी एक्चुअली विलेज रेवेन्यू ऑफिसर होता है, विलेज लेवल का एक रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जिसका मतलब क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना। इसके काम हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है रेट्स एंड सेसेस, या इनको लोकल टैक्सेस और चार्जेस भी बोला जाता है। ये जो लोकल टैक्सेस या चार्जेस हैं जो लैंड ओनर ने गवर्नमेंट को देने होते हैं, ये किस चीज़ के होते हैं? टैक्सेस पानी के होते हैं, ड्रेनेज के होते हैं, या विलेज के एक्सपेंसेस के होते हैं। इसके अलावा रेंट की बात आ जाती है। जब एक ठेकेदार ज़मीन ठेके पे लेता है, उसने टेनेंट उसको लैंड लॉर्ड को कुछ पैसे देने होते हैं या कोई प्रोड्यूस देनी होती, कोई भी जो उनका डिसाइड हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर होता है। कोई भी ऑफिसर जिसको कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, उसको हम रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं। इसके अलावा सर्विस सेंटर होता है। एक सर्विस सेंटर एक जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को लिखने का एक इदारा होता है, जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उनको लिखता है। कंप्यूटराइज्ड सेंटर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, जो सॉफ्ट फॉर्म में डाटा को इंटर करता है। इसके अलावा टेनेंट का मैं बता चुका हूँ, जो ठेकेदार होता है इसको बोलते हैं। और जो ज़मीन ठेके पे दी जाती है, जो टेनेंट को दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? टेनेंसी बोलते हैं। विलेज ऑफिसर का मैं बता चुका हूँ, कोई भी पर्सन जो किसी एक गांव में या किसी जगह पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए नाफिज किया जाता है, उसको बोलते हैं विलेज ऑफिसर। ये पटवारी भी हो सकता है, कौनों को भी हो सकता है, लंबरदार भी हो सकता है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे। डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से हर प्रोविंस को डिवीजन में डिवाइड किया जाता है और हर डिवीजन को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब ये डिवाइड करता कौन है? गवर्नमेंट करती है थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनटू डिविजन्स। गवर्नमेंट किसी भी प्रोविंस को नोटिफिकेशन के थ्रू डिविजन्स में डिवाइड करती है, और हर डिवीजन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो इनकी एग्जैक्ट लिमिट है या एग्जैक्ट नंबर है वो किसने डिसाइड करनी? गवर्नमेंट ने। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो किसी एक डिवीजन के अंदर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को भी डिक्लेयर कर सकती है और उनकी बाउंड्रीज भी फिक्स कर सकती है।
गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी भी डिवीज़न की भी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी चेंज कर सकती है जब उसको ज़रूरत महसूस हो इस हवाले से। देन हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। आगे डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाता है तहसील में। ये आपको पता है, हर डिस्ट्रिक्ट आगे तहसीलों में डिवाइड होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, तहसील उकाड़ा और तहसील पाकपुतन में डिवाइडेड है। अच्छा जी, हर डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर तहसील में डिवाइड किया जाता है और उनकी भी इस तरह से बाउंड्रीज फिक्स की जाती हैं जिस तरह डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की गई थी, मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इनकी तादाद भी बढ़ा सकती है, कम भी कर सकती है और इनकी नंबर को चेंज कर सकती है, इनकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा चैप्टर 3 आ जाता है। चैप्टर 3 इज़ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, और इसमें 7 से लेकर 18 तक चैप्टर शामिल हैं जो अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर के हवाले से। सबसे पहले इसमें मौजूद है क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो क्लासेस हैं, ये फॉलोइंग क्लासेस यहाँ पे लोकेटेड है, 5 से 6 क्लासेस हैं। सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसके नीचे होता है ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसको हम कमिश्नर भी बोलते हैं। कमिश्नर के नीचे होता है कलेक्टर, और कलेक्टर से नीचे होता है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड का, देन असिस्टेंट कलेक्टर 6 सेकंड ग्रेड का, और देन तहसीलदार होता है। ठीक है, ये इस तरह से इनकी हायरार्की होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर्स। कमिश्नर और कलेक्टर कहाँ पे अपॉइंट होते हैं और कैसे कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये एमसीक्यू बन सकता है, कौन अपॉइंट करती है? गवर्नमेंट। किसको? कमिश्नर को। कहाँ पे? डिवीजन के अंदर। एक डिवीजन के अंदर कमिश्नर को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और कलेक्टर को कहाँ पे अपॉइंट किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, कलेक्टर कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गवर्नमेंट कमिश्नर को कोई भी वो पावर्स दे सकती हैं जो गवर्नमेंट नेसेसरी फील करे। इसके अलावा कलेक्टर वो तमाम ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है जो इस एक्ट के अंदर उसको दी गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर्स। मैंने कहा कि एक डिवीज़न के अंदर एक कमिश्नर होगा। गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें एडिशनल कमिश्नर्स भी लगा सकती है ताकि वो उस कमिश्नर के अंडर काम कर सकें, उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर वहाँ पे काम की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट एडिशनल कलेक्टर्स भी लगा सकती है ताकि वो कलेक्टर्स की हेल्प कर सकें अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है और वहाँ पे काम ज़्यादा है। देन आ जाते हैं असिस्टेंट कलेक्टर्स। ये भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड की दोनों। ठीक हो गए। इसके अलावा एक होता है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इसको डीडीओ भी बोलते हैं, तहसील का ये होता है। और कलेक्टर अगर चाहे तो अपनी पावर्स को इसको दे सकता है और ये उस तहसील के अंदर अपनी पावर, कलेक्टर्स की दी हुई पावर्स को वैसे ही यूटिलाइज कर सकता है जैसे कलेक्टर्स के पास इख्तियार आता है। इस तरह असिस्टेंट कलेक्टर को ये पावर्स दी जाती हैं और वो भी इसी तरह एक्ट करता है जैसे वो कलेक्टर है। देन तहसीलदार की बात आ जाती है। तहसीलदार वो पर्सन है जो एक तहसील के लोकल अफेयर्स को, रेवेन्यू अफेयर्स को डील करता है, और ये किसके अंडर काम कर रहा होता है? डीडीओ के अंदर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंदर। इसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू होती है। सेक्शन 12 इस बात को डील करता है। सेक्शन 13 कहता है सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। इसके मुताबिक जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये हमेशा गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा होता है। ठीक है, और बाकी तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम कर रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम ऑफिसर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको कंट्रोल कर रहा होगा, बल्कि ये डिवीज़न के अंदर होते हैं, डिवीज़न के अंदर तमाम ऑफिसर्स को। अच्छा जी, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो किसी भी केस को या तो ट्रांसफ़र कर सकता है या किसी और रेवेन्यू ऑफिसर को असाइन कर सकता है जैसे उसको मुनासिब लगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही है। और सेम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या कमिश्नर या कलेक्टर कर सकता है। जो जो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर होते हैं ऑफिसर्स, उनको कोई केस दे सकता है, उनको असाइन कर सकता है, उनको ट्रांसफ़र कर सकता है, और चाहे तो उनसे वो केस वो वापस ले सकता है और किसी और ऑफिसर को भी दे सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसेस। गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक शख्स को दो या दो से ऑफिस में, दो या दो से ज़्यादा ऑफिस में भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी भी एक शख्स को, एक कमिश्नर की तमाम पावर्स को कन्फर कर सकती है, और चाहे तो फिर बाद में इनको विदड्रा भी कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक कमिश्नर की पावर को किसी शख्स को अता कर सकती है। इस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे तो असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स को किसी पर्सन को दे सकता है। अच्छा जी, जो जिस पर्सन को ये पावर्स दी गई हैं वो पर्सन उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर उसको कलेक्टर की पावर है तो उसको कलेक्टर समझा जाएगा, अगर ईडीओ की पावर्स है उसको ईडीओ समझा जाएगा, अगर असिस्टेंट कलेक्टर की पावर्स हैं तो उसको असिस्टेंट कलेक्टर समझा जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शंस क्या हैं? वो कहता है अगर ये एक्ट, वो कहता है रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शन क्या हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स के फंक्शन एक्चुअली रेवेन्यू के मामलात को डील करना है, सिर्फ यही है। इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत के मुताबिक ये सारा काम करना होता है। इसके बाद इनकी रिटेंशन ऑफ पावर के हवाले से आर्टिकल नंबर 18 डील करता है। वो कहता है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उनके पास दूसरी जगह पे जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया गया है वहाँ भी वही पावर्स होंगी जहाँ पे उनके पास पहले पावर्स मौजूद थी। फॉर एग्जांपल एक जगह है ए, एक एरिया ए है, एक ऑफिसर को ए से बी जगह पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ पे वो था कलेक्टर की पावर्स थी उसके पास, बी एरिया में जाकर भी वो कलेक्टर ही बनेगा। जो उसकी पावर है, जो उसके इख्तियारात ए वाली जगह पे थे वही इख्तियारात उसके बी वाली जगह पे होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है और आर्टिकल 9 से स्टार्ट होता है। ये 19 से 35 तक आर्टिकल है। इसके अंदर 19 से 35 तक आर्टिकल हैं। ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इनकी नंबरिंग आपको ज़रा पता होनी चाहिए। वो कहता है कि हर रेवेन्यू ऑफिसर को स्पेसिफिक डायरेक्शंस के मुताबिक काम करना चाहिए, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन उसको कौन देगा? उससे सीनियर ऑफिसर। अगर कोई काम ऐसा है जो एक्ट के अंदर वाज़ेह नहीं है तो उस सूरत हाल में जूनियर जो ऑफिसर है उसको सीनियर की हदायत के मुताबिक काम करना होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा पावर टू मेक रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल किसने बनाने हैं? रूल कौन बना सकता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाता तो है लेकिन उसके लिए उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। इन रूल में क्या क्या वो कर सकता है? इजेक्टमेंट या रिमूवल के ऑर्डर्स भी, और इसके अलावा डिलीवर पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट्स बनाने के हवाले से भी वो रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए रूल्स बना सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 21 जो सेक्शन नंबर 21 डील करता है अपीयरेंस एंड एप्लीकेशंस के हवाले से। अच्छा, ये जो नाम मैंने लिखे हुए हैं चैप्टर, ये सेक्शंस के, ये आसान करके लिखे हुए हैं, ये थोड़े से लेंथी नाम है एक्चुअल में। वो कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर के सामने जो भी पर्सन अपीयर होता है वो पर्सनली अपीयर हो सकता है, या किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू हो सकता है, या कोई लीगल प्रैक्टिशनर या वकील को भेज सकता है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स की ज़मीन का कोई इशू है, वो शख्स या तो खुद जाएगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने उसको बुलाया है, या किसी और रेवेन्यू ऑफिसर ने उसको बुलाया है, या तो वो खुद रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, या अपने किसी ऑथराइज्ड एजेंट को बोलेगा, या अपने किसी लॉयर को भेजेगा, एक वकील को भेजेगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है। वो कहता है कि दो लोगों के अंदर केस था एक, उसके हवाले से पेश होना था। जो केस जीत गया उसके अखराजात वापस हो जाएंगे, लेकिन जो
लॉयर की फ़ीस है वो उसके अखराजात में काउंट नहीं होगी, वो मतलब वापस नहीं होगी उसको। और अगर रेवेन्यू ऑफिसर उसको इस फ़ीस को अखराजात में शामिल करता है तो देन वो वापस हो जाएगी फ़ीस भी। इसके अलावा नेक्स्ट है सेक्शन 22, पावर टू समन विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स। विटनेसेस को देखना, गवाहियाँ जो होती हैं, जो गवाह होते हैं उनको देखना, उनके बारे में सुनना, उनको बुलाना या डॉक्यूमेंट को निकलवाना, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना, इसकी पावर भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास होती है। रेवेन्यू ऑफिसर अगर चाहे तो किसी भी शख्स को समन कर सकता है, किसी भी शख्स से कह सकता है कि भाई तू पर्सनली अपीयर हो, या कह सकता है अपना कोई एजेंट भेज दे या कोई वकील अपना भेज दे, या उससे कह सकता है कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट तेरे पास है, फ़लाँ फ़लाँ एविडेंस है, वो प्रोवाइड कर। ठीक हो गया? ये सारी अथॉरिटीज़ किसके पास है? रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। अब मैंने कहा वो समन भेजता है। समन जो भेजता है वो किस फॉर्म में भेजा जाता है? राइटिंग में भेजा जाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि उसका पर्पस लिखा होता है, उसको साइन किया होता है बाकायदा, उसके ऊपर एक सील लगी होती है, मोहर लगी होती है। मोहर किसकी लगी होती है? रेवेन्यू ऑफिसर की लगी होती है। इसके अलावा जो ये समन है ये किस तरह भेजा जाता है? या तो उस शख्स को पर्सनली दिया जाता है, या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को दिया जाता है, या उसके अडल्ट मेल फैमिली मेम्बर को दिया जाता है जो उसके साथ रह रहा है। ठीक है? अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो उसकी रेजिडेंस के पर ये फिक्स कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ठीक हो गया? अगर वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में है तो कलेक्टर के थ्रू इसको, कलेक्टर जो होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में का कलेक्टर, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये शख्स रह रहा होगा उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर वाया पोस्ट इसको भेजेगा। ठीक है? और जिस ज़मीन के हवाले से मसला है उस ज़मीन के नज़दीक जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे इसको पोस्ट किया जाएगा जहाँ पे उसकी रहाइश का इम्कान है। अच्छा जी, एक और चीज़ है, अगर ये हो जाए कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको ये समन देना है और सबको समन देना मुश्किल है, तो एक पब्लिक प्रोक्लेमेशन के ज़रिए, एक ऐलान के थ्रू बता दिया जाएगा। और अगर लगे कुछ लोग स्पेसिफिक हैं इसके हवाले से, उनको पर्सनली समन भेज दिया जाएगा ऊपर वाले तरीक़ों को यूटिलाइज करते हुए। ठीक हो गया? इसके बाद है सेक्शन 25, सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन। वो कहता है, एक तो ऊपर हमने समन की बात की, समन के अलावा अगर आपने कोई नोटिस भेजना है, कोई ऑर्डर भेजना है या कोई प्रोक्लेमेशन भेजना है, वो कहता है उसके लिए भी सेक्शन 24 वाले सारे प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। ठीक है? अगर कोई प्रोक्लेमेशन, नोटिस या कोई भी चीज़ भेजते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है रेवेन्यू ऑफिसर से, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो वो इस समन, इस नोटिस, इस प्रोक्लेमेशन को इनवैलिड नहीं करेगा, बशर्ते कि उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो रहा हो। छोटी मोटी मिस्टेक इग्नोर कर दी जाएंगी। अच्छा जी, अब समन, बल्कि प्रोक्लेमेशन किस तरह से करना है, कोई मतलब ऐलान करना है, तो उसके लिए ड्रम बजाएं या कोई भी कस्टमरी मेथड जो यूटिलाइज होता है उसको यूटिलाइज किया जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोक्लेमेशन है उसका एक कॉपी जो है उस लैंड के पास एक विजिबल प्लेस पर, डॉक्यूमेंट में यूटिलाइज हुआ लफ्ज़ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पर, जो मतलब कि विजिबल प्लेस है, सब देखते हैं, वहाँ पे एक उसकी कॉपी को चस्पा कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है इंक्वायरीज टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब इस प्रोसीजर के दौरान जो भी इंक्वायरियाँ की जा रही हैं वो इस तरह से इंक्वायरी की जा रही हैं जैसा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं अकॉर्डिंग टू पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड 193, 219 एंड 228। मतलब कि जो भी इंक्वायरी यहाँ पे की जा रही है वो ऐसे ही की जाएगी जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है, जैसे कोई अदालत बुला रही है। ठीक है? इसका मतलब यह है कि जैसे अदालत में जब बुलाया जाता है, कोई शख्स फॉल्स एविडेंस देता है उसको पनिशमेंट दी जाती है,
तो यहाँ पे भी पनिशेबल होगी कोई भी फॉल्स एविडेंस देना। इसके अलावा तमाम हियरिंग्स यहाँ पे पब्लिक होंगी और तमाम पार्टीज़ को नोटिस दिया जाएगा और तमाम पार्टीज़ को एक मौका दिया जाएगा कि वो आए और प्रोसीडिंग को अटेंड करें। ठीक हो गया। इसके बाद है अब रेवेन्यू ऑफिसर जो ये सारी कार्रवाई कर रहा है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा। इस लैंग्वेज को डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी? वाया नोटिफिकेशन। इसके बाद अरेस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर की बात करते हैं। वो कहता है कि अगर एक्ट में कोई शख्स ऐसा है जो डिफ़ॉल्टर हो चुका है, ठीक है, तो उसको रिटर्न वारंट के थ्रू अरेस्ट किया जा सकता है। और ये रिटर्न वारंट कौन इशू करेगा? ये रेवेन्यू ऑफिसर इशू करेगा, ये याद रखना। इसके बाद है एंट्री ऑन लैंड आर प्रेमिसेस। किसी भी लैंड पे अगर आपने कोई एंट्री करनी है, किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी अहदा में जाना है तो उसको इजाज़त होगी। वो किस मकसद के लिए जा सकता है उस जगह पे? किसी मेजरमेंट के लिए, किसी डिमार्केशन के लिए, किसी बाउंड्री मार्क के लिए, या कोई सोइल की क्लासिफिकेशन के लिए, या रेवेन्यू असेसमेंट के लिए। अगर वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जो डिवेलिंग प्लेस है, जहाँ पे कोई घर, कोई फैमिली रहती है, तो उसके लिए उसको चाहिए कि 7 दिन पहले एक रिटर्न नोटिस दें। 7 दिन पहले रिटर्न नोटिस दिए बगैर वो उस जगह में इंटर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर कोई रिलीजियस प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर्दादार खातून रहती हैं, तो वहाँ पे उनको सोशल रिस्पेक्ट का ख्याल रखना होगा। इसके बाद सेक्शन 31 है, ये प्लेस ऑफ सिटिंग्स की बात करता है। प्लेस ऑफ सिटिंग मतलब कि जहाँ पे बैठ के उसने ये सारी प्रोसीडिंग करनी है। वो कहता है कि कोई भी उसकी जुरिडिक्शन में कोई भी जगह, जिस जगह वो चाहे वहाँ पे वो बैठ के ये सारा प्रोसीजर कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी ये सारा प्रोसीजर कर सकता है। अच्छा जी, एक जो सेक्शन 32 है ये बताता है कि अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग है जो छुट्टी वाले दिन हुई है, वो भी वैलिड होगी, उसको इनवैलिड नहीं कहना, वो भी वैलिड ही होगी। इसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिसाइड करेगी कि कौन सा ऑफिसर मोहर यूज़ कर सकता है, कौन सा ऑफिसर सील यूज़ कर सकता है, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि उस सील का साइज़ क्या होगा और उसका डिज़ाइन क्या होगा। देन बात आ जाती है कोस्ट की। वो कहता है रेवेन्यू ऑफिसर है, उसने डिसाइड करना है कि कोस्ट्स को कैसे एलोकेट करना है। ठीक है। और अगर वो डिसाइड करता है कि जो ये कोस्ट हैं वो इस इवेंट को मीट नहीं करेंगे, कि ये जो कोस्ट हैं विल नॉट फॉलो द इवेंट, तो वो फिर इसकी रीजंस भी रिटर्न में लिख के देगा। अब पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको समन भेजा गया लेकिन वो अपीयर नहीं हुआ, उसको नोटिस भेजा गया, ऑर्डर दिया गया या प्रोक्लेमेशन दी गई, उसने इसको इग्नोर किया, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर उसको 500 रुपये जुर्माना दे कर सकता है। देन आ जाता है विलेज ऑफिसर। विलेज ऑफिसर जो है ये जो है इसको डील करते हैं सेक्शन नंबर 36 से 38 तक। 36 डील करता है रूल फॉर अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की अप्रूवल के थ्रू कुछ रूल्स बनाता है, कुछ रूल बना सकता है। और ये रूल किस हवाले से हैं कि विलेज ऑफिसर कैसे अपॉइंट होंगे, ड्यूटीज़ उनकी क्या होंगी, उनकी सैलरीज क्या होंगी, उनको पनिश कैसे किया जा सकता है, उनको सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा विलेज ऑफिसर्स की सेस के हवाले से कि गवर्नमेंट जो है किसी एक नोटिफिकेशन के थ्रू विलेज ऑफिस के सेस इम्पोज करती है तमाम स्टेट्स पर, या किसी कुछ स्टेट्स पर, स्टेट्स का मतलब कुछ मौसम पर। और जो ये विलेज ऑफिसर का सेस होता है, सेस का मतलब एक्चुअली उसका हिस्सा होता है जो उसको मिलना होता है, जो उसके मतलब कि एक खर्चा पानी जिसको बोल रहे हैं, वो ये कह रहा है कि वो लैंड रेवेन्यू से 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है
उसका 5% से ज़्यादा विलेज ऑफिसर को नहीं मिलना चाहिए, 5% से कम हो सकता है। और इसको डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये एक्चुअली पे या रिवार्ड होता है ऑफिसर के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता। आपको पता है नंबरदार एडीज जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होते, लेकिन वो विलेज ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू रूल बनाएगा, किस हवाले से कि ये सेस कैसे कलेक्ट होना है, इसको मैनेज कैसे करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ विलेज ऑफिसर्स पे। विलेज ऑफिसर्स की जो ये पे है इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से ये है कि वो कहता है कि द पे फॉर रिन्यूमरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर कैन नॉट बी अटैच्ड बाई एनी सिविल कोर्ट। अच्छा, बात यह है कि एक ज़मीन है, जिस ज़मीन से अभी सेस कलेक्ट नहीं हुआ, उससे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ, रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और लेकिन उस ज़मीन पे कुछ केस चल रहे हैं और उन केसेस के हवाले से सिविल कोर्ट की उसने फ़ी देनी है। तो वो कहता है कि जो ये फ़ी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसमें से नहीं दी जा सकती, या जो सेस विलेज ऑफिसर का है उसमें से रेवेन्यू नहीं निकाला जा सकता। दोबारा सुन लीजिए बात कि जो सेस होगा और जो रेवेन्यू कलेक्ट होना है, ठीक हो गया, और ये रेवेन्यू तो गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगा। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये सेस निकाले बगैर ही ये गवर्नमेंट के पास चला जाए, ये सेस देना है पहले, ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट के पास नहीं जाएगा, पहले पे उसकी करनी होगी, ठीक हो गया। यहाँ तक था हमारा विलेज ऑफिसर के हवाले से। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 रिकॉर्ड्स के हवाले से। रिकॉर्ड के हवाले से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं। हर स्टेट के पास कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दो तरह के होते हैं, एक पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स पे होते हैं, एक बाकी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इनको हम सबको पढ़ें। हर स्टेट के क्या होते हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं। इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या क्या शामिल है? एक स्टेटमेंट होती है जो बता रही होती है लैंड ओनर्स के, टेनेंट्स के, रेंट रिसीवर्स के नाम होते हैं और उनके राइट्स क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, वो सारी भी यहाँ पे लिखी होती हैं। और इसके अलावा रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट या कोई भी पेमेंट जो उन्होंने अदा करनी होती है वो सारा कुछ उसमें डिटेल लिखी होती है। और लोकल कस्टम्स की स्टेटमेंट्स उसके अंदर होती हैं और उस मोज़े का मैप गवर्नमेंट के पास होता है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रिस्क्राइब करे वो भी इसमें मौजूद होते हैं। देन सेक्शन 40 आ जाता है, स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। वो कहता है कि अगर ये है कि कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऐसा है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते अब, या वो आउटडेट हो चुके हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है कि एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिसके तहत न्यू स्पेशल रिवीजन की जानी होती है इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की, ठीक है। जो न्यूली प्रिपेयर्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होते हैं, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड्स को अफेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक हो गया। इसके बाद सेक्शन 41 आ जाता है, पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। वो कहता है कलेक्टर जो है ना, उसने पटवारी को ये इंश्योर करना होता है कि वो कुछ वक्फे के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करता रहे। कलेक्टर ने पटवारी को ये इंश्योर करना होता है कि वो पीरियोडिकली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करता रहे। और ये जो अपडेटेड वर्जन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, इसको पीरियोडिकल रिकॉर्ड बोला जाता है। पटवारी के पास एक रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन होता है जिसको इंतकाल अराजी का रजिस्टर बोलते हैं, उसके अंदर वो इन सारे रिकॉर्ड्स को रखता होता है। इसके बाद सेक्शन 40A1A एंड 41B बात करता है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ज़रूरी है कि वो इन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में लिखें। एक स्पेसिफिक डेट के बाद जो मैनुअल प्रिपरेशन है उसको रोक दिया जाता है और कलेक्टर फिर कहता है कि इन मैनुअल प्रिपरेशंस के बजाय
इनको कंप्यूटराइज्ड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स में रखा जाए, मतलब कि सॉफ्ट फॉर्म में लिख लिया जाए, रख लिया जाए। अब प्रोसीजर क्या है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने का? वो कहता है मेकिंग दैट पार्ट ऑफ पीरियोडिकल राइट्स विच रिलेट टू लैंड ओनर के रिलेटेड जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं उनका प्रोसीजर क्या है। वो कहता है एक शख्स है जिसको विरासत में या कोई ज़मीन सेल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू या मोर्टगेज के थ्रू मिली है, उसको चाहिए कि 3 मंथ के अंदर अंदर पटवारी को और सर्विस सेंटर ऑफिशियल, जिसको अराजी रिकॉर्ड सेंटर भी बोला जाता है, इनको बताए कि उसने ज़मीन ख़रीदी है या उसको विरासत में मिली है, जो कुछ भी है। ठीक है, कितने टाइम के अंदर? 3 मंथ के अंदर। ये एमसीक्यूज बन सकता है। पटवारी फिर क्या करेगा कि उसको रोजनामचा के अंदर दर्ज कर लेगा और एक कॉपी को वो यूनियन काउंसिल में भेज देगा। अगर जिसको ये ज़मीन मिली है वो एक माइनर है तो उसका गार्डियन इस बात को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, होगी। पटवारी जो है वो चाहे तो खुद भी उस जगह पे जाके कुछ जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करें उनको रिपोर्ट कर सकता है, उनको मतलब रिकॉर्ड कर सकता है जो उस बंदों ने रिपोर्ट नहीं की थी लेकिन पटवारी ने खुद जाके ऑब्जर्व की। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इन एंट्रीज़ को जो पटवारी ने की है उनको चेक भी कर सकता है और उनके हवाले से ऑर्डर पास करता है कि ये वेरीफाई हो गई हैं, ये ठीक है या नहीं। वो कहता है कि इंक्वायरी जो यहाँ पे की जाती है, जो रेवेन्यू ऑफिसर करता है, वो पब्लिक ही होती है, पब्लिकली होती है। और अगर ऑफिसर म्यूटेशन को डिले कर देता है, ये जो म्यूटेशन मैंने आपको बताई, इनको डिले कर सकता है और म्यूटेशन ऑर्डर को डिले कर देता है 3 मंथ से ज़्यादा, तो उसको ये बात कलेक्टर की कानों तक पहुँचानी होती है कि उसने इसको डिले किया है। ठीक है, वो कहता है अब ये जो कॉपीज़ होती हैं म्यूटेशन ऑर्डर की, इनको नए ओनर तक पहुंचाया जाता है और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाता है। जो कॉपीज इसकी होंगी उनको कहाँ कहाँ? न्यू ओनर तक और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा जी, जब कंप्यूटेशन का प्रोसेस हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो ओनरशिप रिकॉर्ड को सर्विस सेंटर में भेज दिया जाता है। सर्विस सेंटर इनको डिटेली रिकॉर्ड करता है। पहले पटवारी ने रिकॉर्ड किया, ठीक है, और तब दोनों पार्टीज़ को जिनके दरम्यान मामला था उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उनकी इंक्वायरी डेट जो है फिक्स की जाती है। रेवेन्यू ऑफिसर फिर क्या करता है? इन इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता है और एक म्यूटेशन ऑर्डर पास करता है। नेक्स्ट आ जाती हैं कि वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स जिनका ताल्लुक किसी पर्सन से है। वो कहता है कि अगर कोई शख्स है जिसकी ओनरशिप नहीं है और वो इंटरेस्ट हासिल करता है, इफ़ सम वन गेन्स एन नॉन ओनरशिप इंटरेस्ट लाइक लीज या ईजमेंट के हवाले से, तो उस केस में क्या होगा? अगर वो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है तो पटवारी उनके रिकॉर्ड को वैसे ही रिकॉर्ड कर लेगा। अगर डिस्प्यूट है तो इनको म्यूटेशन केस में दर्ज किया जाएगा और सेक्शन 42 जो पीछे हमने पढ़ा उसके मुताबिक इनका फैसला किया जाएगा। बाकी कंप्यूटराइज्ड स्टेट के लिए पटवारी क्या करेगा? इस इन्फॉर्मेशन को सर्विस सेंटर के पास भेजेगा, सर्विस सेंटर इसको सॉफ्ट फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में इनको रिकॉर्ड कर लेगा। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को डील करता है सेक्शन 44। वो कहता है कि अगर रिकॉर्ड की प्रिपरेशन के दौरान कोई मसला क्रिएट हो जाता है तो इस मसले को हल कौन करवाएगा? रेवेन्यू ऑफिसर। अगर वो पोजेशन के हवाले से अनश्योर है तो असिस्टेंट कलेक्टर क्या करेगा कि एक इंक्वायरी हेल्ड करेगा और होल्डर इंक्वायरी टू डिसाइड हु शुड बी पुट इन पोसेशन, के ये जो पोसेशन है ये किसको दी जानी चाहिए। और वो कहता है कि इसका जो डिसीजन है तब तक होगा जब तक कोर्ट ऑर्डर से उसको चेंज नहीं कर दिया जाता। इसके बाद सेक्शन 45 आ जाता है कि लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स को हम जो इसके अंदर एंट्रीज होती हैं इनको चेंज भी किया जा सकता है। कब? अगर वो प्रूव हो जाए कि ये अगर वो कहता है एंट्रीज इन लैंड ऑफ रिकॉर्ड्स कैन ओनली बी चेंज, कब चेंज की सकती है? सिर्फ तब जब वो फैक्चुअली प्रूव हो जाए या एडमिट कर ली जाए या तमाम पार्टी उसके बाद पर राज़ी हो जाए या कोई नया मैप जारी हो जाए, तो तब इनको हम कर सकते हैं। इसके बाद है म्यूटेशन फ़ी।
अब इंतकाल के लिए एक फ़ीस लगती होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उस म्यूटेशन फ़ी को सेट करता है कि कितनी ये फ़ीस होगी, रिकॉर्डिंग के लिए, लैंड चेंज के लिए, ठीक है, प्रोवाइडिंग कॉपीज़ के लिए, इसके हवाले से ये फ़ीस होती है। वो कहता है कि अब इसकी जो फ़ीस की वैल्यू होगी लैंड वैल्यू के हवाले से होगी, और ये वैल्यूशन टेबल को फॉलो करता है। लैंड वैल्यू के हवाले से होगी, किसको फॉलो करती है ये फ़ीस, वैल्यूशन टेबल। और वैल्यूशन टेबल किसके अंडर, किस एक्ट के तहत होता है, स्टैम्प एक्ट 1899। वो कहता है जिस पर्सन की फेवर में ये एंट्री बनाई गई है, जो न्यू एंट्री की गई है, उस पर्सन ने ये फ़ीस देनी होती है। उस पर्सन ने क्या करनी होती है, ये फ़ीस देनी होती है। देन सेक्शन 47 है, सीधे सीधे हैं कि ड्यूटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि जिसके भी शख्स के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स लिखे जा रहे हैं, रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उसको चाहिए कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। जो डॉक्यूमेंट चाहिए पटवारी को या रेवेन्यू ऑफिसर को उसको प्रोवाइड करें। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं उनकी रिटन एक्नॉलेजमेंट भी दे। इसके अलावा तीसरी बात होगा, नेक्स्ट बात वो 48 में करता है कि अगर कोई शख्स है वो 3 मंथ के अंदर लैंड एक्विजिशन को रिपोर्ट नहीं करता, जो पीछे मैंने बताया, उसको 3 मंथ के अंदर अंदर बताना होता है पटवारी को या रेवेन्यू ऑफिसर को। अगर वो नहीं प्रोवाइड करता है, इसको रिपोर्ट करता, तो उसको क्या करेगा कलेक्टर, 500 रुपये जुर्माना करता है। ये याद रखें, कलेक्टर जुर्माना करता है। ये MCQ आ सकता है कि कौन जुर्माना करता है। वो कहता है कि अगर लैंड रजिस्टर्ड डीड या के थ्रू, रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ट्रांसफ़र की जाती है, तो रजिस्ट्रार जो होगा ना, उसको बताना होगा पटवारी को या सर्विस सेंटर को। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे हो गए आर्टिकल 49, 48 हो गए। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 100 पूरे करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।